हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस पे। और ये चैनल आरजीपीबी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। मतलब इस चैनल पर आरजीपीबी के सिलेबस के हिसाब से हम कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं। ऑलरेडी हम आरजीपीबी बीटेक फर्स्ट ईयर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको नीड है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और यूनिट नंबर 1 का नाम है मटेरियल्स। इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज इसका हमारा 4th लेक्चर है। आप यहां पर देख सकते हैं सिलेबस में ये यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आरजीपीबी के अकॉर्डिंग, राइट। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर करेंगे सिलेबस के हिसाब से, यहां पर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टेंसाइल टेस्ट की, ठीक है, कि टेंसाइल टेस्ट क्या होता है और क्यों हम इसको परफॉर्म करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार ऑलरेडी आरजीपीबी में एग्जाम में आ चुका है, जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आरजीपीबी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का। दिस इज द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। देन उसके बाद हम हुक्स लॉ की बात करेंगे, ये भी कई बार आरजीपीबी में पूछा जा चुका है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो टॉपिक्स हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये टॉपिक्स हैं जो आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं फिर से आज का जो हमारा टारगेट है लेक्चर नंबर 4 में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टेंसाइल टेस्ट पढ़ेंगे, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स पढ़ेंगे। और आप सभी जानते हैं कि आरजीपीबी में जो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो हम आपको हैंड टू हैंड बताते रहते हैं कि ये टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करें तो आरजीपीबी दिसंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंसाइल टेस्ट ही चल रहा है अभी यहाँ पे भी। देन उसके बाद हम हुक्स लॉ की बात करेंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे आरजीपीबी जून 2015, 16, 2023 और दिसंबर 2014 और 16 में ये हुक्स लॉ के बारे में बात करी गई है। और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं बता रहा था आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल, कभी इलास्टिक मटेरियल्स के लिए बनवाता है, कभी माइल्ड स्टील के लिए, तो यही डायग्राम आपको बनाना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आरजीपीबी जून 2013, 2014, 2015, 2023, 2017, इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं। तो आज का जो लेक्चर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है हमारा गेटवे क्लासेस का, क्योंकि काफी मेहनत करके आपको कंसाइज करके कंटेंट दिया जाता है, टू द पॉइंट हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। पूरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो आप लोग अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने जो कॉलेज मेट्स हैं उनको जरूर बताएंगे कि एकेटीयू की तरह अब गेटवे क्लासेस ने स्टार्ट कर दिया है आरजीपीबी भी, ठीक है। आप लोग जब कमेंट्स लिखते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको एक एनर्जी मिलती है और हम और ज्यादा मेहनत से काम कर पाते हैं। आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और आप सभी जानते हैं कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स। भाई जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उनका यूज कराया जाता है स्ट्रक्चर्स को बनाने में, मशीन के कंपोनेंट्स बनाने में हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं, या फिर और अदर प्रोडक्ट्स को बनाने में हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। अब ये जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उनकी जो एप्लीकेशन होंगे वो अलग अलग जगह पे होंगे, तो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में मटेरियल्स जो है वो यूज होते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, तो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जब किसी कंपोनेंट को यूज करते हैं कहीं पर, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी टफनेस कितनी है, तब जाकर के हम उसको प्रॉपर तरीके से एक सुटेबल मटेरियल्स को हम सेलेक्ट कर पाते हैं। तो हमको क्या पता होना चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में या अदर प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए कि उस मटेरियल्स की क्या है, राइट। अब उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, हम मटेरियल के ऊपर टेस्ट करते हैं। अलग अलग तरह के टेस्ट हो सकते हैं, उनमें से एक टेंसाइल टेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, देखो यहाँ पे कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर टेस्टेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। मतलब हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स की जो टेस्टिंग करते हैं उसका पर्पस क्या है, हम क्यों करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल की टेस्टिंग, उसका पर्पस क्या है। आरजीपीबी दिसंबर 2015 में यह क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि दीज आर दी फॉलोइंग पॉइंट्स, कि जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मटेरियल्स की टेस्टिंग करते हैं। पहला, टू डिटरमाइन द टेंसाइल टेस्ट, टू डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और इंपैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल।
विच आर सब्जेक्टेड टू लोड, कि भाई जो मटेरियल्स हैं जिन पर लोड लगा हुआ है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, शेयर स्ट्रेंथ कितनी है ना। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में। टू डिटरमाइन द सरफेस डिफेक्ट्स, हम मटेरियल्स में सरफेस डिफेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग। टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल्स फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कि भाई कोई पर्टिकुलर मटेरियल जो है उसको हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जब यूज करेंगे, तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जब हम किसी कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं तो क्या वो मटेरियल जिसका बना हुआ है वो कंपोनेंट या प्रोडक्ट क्या वो सुटेबल है या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, टू डिटरमाइन करते हैं डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस और फटीग, क्रीप, ये सब क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनको डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं मटेरियल्स के ऊपर। टू चेक द केमिकल कंपोजिशन, किसी मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन पता करने के लिए भी हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे आरजीपीबी 2015 में। आइए देखते हैं कि टेंसाइल टेस्ट जो है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कहीं पर हम हार्डनेस चेक करते हैं, तो कहीं पर हम सरफेस डिफेक्ट को चेक करते हैं, तो कहीं पर हम डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और टफनेस को चेक करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं और टेंसाइल टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हम देखने वाले हैं अभी। ध्यान दीजिएगा, जो टेंसाइल टेस्ट है बेटा, ये एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है। आप लोग अगर लैब में गए होंगे तो वहां पर इस तरह की मशीन आपने देखी होगी। क्या नाम होता है इसका, दैट इज यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। दिस इज द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और ये है हमारा वर्कपीस स्पेसिमेन। ये क्या है, स्पेसिमेन है, ये देख रहे हैं आप, ये ओरिजिनल स्पेसिमेन है। और आप डायग्राम जब एग्जाम में बना सकते, एग्जाम में आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, सिंपल सा। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टेंसाइल टेस्ट करने वाले हैं। और टेंसाइल टेस्ट किसके ऊपर करोगे, किसी मटेरियल के ऊपर करोगे। तो यहां पर हमने कौन सा मटेरियल ले लिया, माइल्ड स्टील मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये है माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन, ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है। और ये है आपका कोई ब्रिटल मटेरियल है जैसे कि कास्ट आयरन है, ठीक है। तो हमने माना कि माइल्ड स्टील हम ले रहे हैं, तो इस स्पेसिमेन का, ये जो स्पेसिमेन है, इसको हम टेस्ट करेंगे कहां पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, यूटीएम पे इसको हम टेस्ट करेंगे। इस मटेरियल का हम बिहेवियर चेक करेंगे कि ये जो मटेरियल है जब इसके ऊपर हम लोड लगाएंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, इसकी इलास्टिक लिमिट क्या होगी। ये सारी चीजें पता लग जाती हैं हमको टेंसाइल टेस्ट के माध्यम से। अब देखो करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले जो आपका स्पेसिमेन है उसका कुछ देखो, जैसे ये स्पेसिमेन है, पहले से आपको पता है इसका डायमीटर कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, गेज लेंथ कितनी होगी, ये आपको पहले से पता है। अब इस स्पेसिमेन को क्या करोगे, आप यहां पे लाओगे। आप देख रहे हैं ये जॉ है, लोअर जॉ, एंड दिस इज द अपर जॉ, ये दो जॉ है यहां पे। तो इन दो जॉ के बीच में ये स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन को हम यहां पे लगाएंगे इन दोनों जॉ के बीच में, लोअर जॉ एंड दिस इज द अपर जॉ। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन होता है जॉ के अंदर चला जाता है, मतलब ग्रिपिंग के लिए, है ना, ऐसे ग्रिपिंग के लिए ऐसे हो गया, ये हो गया अपर जॉ लाइक दिस, एंड दिस इज द लोअर जॉ। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको ग्रिप कर लिया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, ठीक है। अब हमने जो लोअर जॉ है इसको फिक्स कर दिया और यहां पर इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे धीरे धीरे, मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, पुल करेंगे, इसको टेंसाइल लोड लगाएंगे इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो स्पेसिमेन है उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की जो जॉ है वहां पर उसको फिक्स कर देना है। फिर हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की हेल्प से उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली लोड लगाते जाएंगे, तो ये खींचना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम के बाद क्या होगा, ये इस तरह से फ्रैक्चर हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो हम कब तक लोड अप्लाई करते हैं स्पेसिमेन के ऊपर, मशीन की हेल्प से खींचते रहो, इसको खींचते रहो, पुलिंग करते रहो, लोड इंक्रीज करते रहो, ग्रेजुअली लोड इंक्रीज होता जाएगा, और जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, जब तक ये फ्रैक्चर ना हो जाए, तब तक आप लोड को इंक्रीज करते रहोगे, ठीक है ना। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर, इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करते हो। रीडिंग कहां से मिलेंगे आपको, यहां पर आप कंप्यूटर की हेल्प से रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लेंथ है, दिस इज दी ओरिजिनल लेंथ जिसको हमने LO से लिखा है, ठीक है।
अब जब इस पर आप लोड लगाओगे, इस तरह से खींचोगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं नेक फॉर्मेशन होता है। मतलब इसका जो डायमीटर है एक समय के बाद जैसे आप लोड इंक्रीज करते जाओगे तो नेक फॉर्मेशन हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखो इसका डायमीटर यहां पर कम हो गया और फाइनली क्या होगा, ये यहां से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो जब यहां पर इसका डायमीटर कम होता है टूटने से पहले, फ्रैक्चर होने से पहले, उसको बोलते हैं नेक फॉर्मेशन। ये होता है आपका नेक फॉर्मेशन, आप यहां भी देख पा रहे हैं। अब जब नेक फॉर्मेशन होगा मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो देखो पहले जो गेज लेंथ थी ये कम थी और ये फाइनल लेंथ इंक्रीज हो गई है, यानी कि जो एल है, एल जो है बढ़कर के एल नॉट से ज्यादा हो गई है। ओके, यस और नो। चलिएगा तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि आपको किस तरह से लिख के आना है। द टेंसाइल टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ द मैकेनिकल टेस्ट। बहुत सारे मैकेनिकल टेस्ट होते हैं जिनमें से टेंसाइल टेस्ट जो है एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये हर लैब में कराया, मतलब फर्स्ट ईयर की जो लैब होती है आपके यहाँ कराया जाता है। द टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये जो आपकी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है यूटीएम, ये टेस्ट इस यूटीएम मशीन पे क्या परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है आपको, द स्पेसिमेन इज ग्रिप्ड इन जॉ ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के जॉ हैं, सबसे पहले स्पेसिमेन को यहां पर क्या करना है, ग्रिप कर देना है। ठीक है, ये स्पेसिमेन जो है उसको यहां पर आप ग्रिप कर दोगे। नेक्स्ट, द टेंसाइल लोड इज नाउ अप्लाइड ऑन द स्पेसिमेन। यहां पर जब स्पेसिमेन को आप यहां रख दोगे, ग्रिप कर दोगे इसको, तो इस पर क्या करेंगे हम, टेंसाइल लोड लगाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड लोड इज मेजर्ड। अब जहां पर जो इस मशीन की हेल्प से आपने कितना लोड अप्लाई किया, कितना लोड आपने अप्लाई किया, यहां पर आपको पता लग जाएगा। मान लो बेटा आपने इस मशीन के ऊपर मशीन की हेल्प से P1 लोड अप्लाई किया। कितना लोड अप्लाई किया, P1 लोड आपने अप्लाई किया। मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज एल। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल या स्मॉल एल मान लेते हैं हम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है। और ध्यान देना, जब आपने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया, कितना लोड अप्लाई किया, शुरुआत में मान लेते हैं P1, मैं लिख देता हूं यहां पे, आपने इसके ऊपर P1 लोड अप्लाई किया। बेटा जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। भाई आप किसी रॉड को इस तरह से खींचोगे तो लेंथ तो इसकी इंक्रीज होगी। तो मान लो कि जब हमने P1 लोड अप्लाई किया तो उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, डेल्टा एल। ठीक है, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, पहले एल है, और ओरिजिनल एरिया कितना है उसका, मान लेते हैं ए है। ठीक है, अब आपने क्या करा, मशीन से लोड को इंक्रीज किया, लोड की वैल्यू बढ़ा करके आपने P2 कर दी। तो जब P2 करोगे तो इसकी लेंथ और इंक्रीज होगी। तो P2 के करस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा L2। आपने और लोड को इंक्रीज किया, ग्रेजुअली आप लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो तो उसकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। इस तरह से आपने लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो तो उसकी जो लेंथ है वो भी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड लोड इज मेजर्ड। हमने कितना लोड अप्लाई किया वो मेजर कर लिया। द लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। आपने लोड को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज किया, आराम आराम से लोड को इंक्रीज करते गए। P1 से P2 कर दिया, फिर और बढ़ा के P3 कर दिया, और बढ़ा कर P4 कर दिया। द इंक्रीज इन द लेंथ, जब आप लोड इंक्रीज करोगे तो लेंथ भी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। द इंक्रीज इन द लेंथ, जिसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं, ये इंक्रीज है ना। P1 के करस्पॉन्डिंग कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा L1। P2 आपने लोड बढ़ाया, फिर कितना हो गया, डेल्टा L2। इसके करस्पॉन्डिंग कितना हो गया, डेल्टा L3। ये एक्सटेंशन भी है, एक्सटेंशन ये भी क्या है, सब एक्सटेंशन हैं करस्पॉन्डिंग टू लोड। आपने क्या करा, आप तो लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो, लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, एक एक्सटेंसोमीटर लगा होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, तो उस लोड के करस्पॉन्डिंग कितनी लेंथ इंक्रीज हुई उसको भी हम नोट कर लेते हैं, रीडिंग नोट करते चले जाते हैं। ठीक है, नाउ द इंक्रीज इन लेंथ और इलोंगेशन, इंक्रीज इन लेंथ और इलोंगेशन ऑफ स्पेसिमेन डिपेंड्स अपॉन द लोड अप्लाई। ये जो लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही, ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि आप लोड कितना इंक्रीज कर रहे हो। अब क्या होगा, यहां पे आप सभी जानते हैं कि यार पहले से आपको उसका एरिया पता था, यस और नो, उसकी लेंथ पहले से पता थी आपको, ओरिजिनल लेंथ, स्पेसिमेन की तो ओरिजिनल पहले से पता थी आपको। अब आप ये भी जानते हैं जो स्ट्रेस होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको लास्ट लेक्चर में, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेस कितना लिखोगे, स्ट्रेस होता है आपका लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का भी आपको पता है, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या ये बात जानते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे बताना, ये तो एल जो है ओरिजिनल लेंथ है, ये पहले से पता है, एरिया भी आपको पहले से पता है। अब आप मुझे बताइएगा, जब आप P1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या यहां से आपको सिग्मा 1 की वैल्यू मिल जाएगी, P1 अपॉन ए, यस और नो, P1 अपॉन ए
आपको मिल जाएगा सिग्मा 1। इसी तरह से आपको सिग्मा 2 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा P2 अपॉन A। इसी तरह से सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको क्या मिलेगा, सिग्मा इक्वल टू P अपॉन A से आपको क्या मिलता चला जाएगा कि भाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4। बोलो यस और नो। इसी तरह से आपको स्ट्रेन मिलती चली जाएगी। बताओ एप्सिलॉन कितना होगा, डेल्टा L अपॉन L, तो डेल्टा L1 अपॉन L, क्योंकि L क्या है ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा L कितना एक्सटेंशन हुआ, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई। इसी तरह से आपको स्ट्रेन मिल जाएगी एप्सिलॉन 2 कितना, डेल्टा L2 अपॉन L। इसी तरह से आप P1 P2 P3 से आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 निकाल लेंगे। इससे क्या निकाल लेंगे, डेल्टा L1 डेल्टा L2 से आप निकाल लेंगे स्ट्रेन की अलग अलग वैल्यू। तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा आपको, एक प्लॉट कर लेंगे आप ग्राफ इस तरह से, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, जैसे होता है ना आपका एक्स वाई डायग्राम, एक्स और वाई डायग्राम। आपको अगर ये मैं बता दूं कि x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है, तो ये एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, आप इस तरह से ये पॉइंट पॉइंट मिलाते चले जाओगे तो इसको फिर क्या कर दोगे, जब मिलाओगे तो क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा आपको। इसी तरह से आपको सिग्मा 1 आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2। इस तरह से स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो इस तरह से ये कर्व आपको ये पॉइंट्स मिलते जाते हैं लाइक दिस, इस तरह से। फिर आप इसको मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यही हमको करना होता है बेटा, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, यहां से हमको जो डेटा मिलेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उसको हम प्लॉट करेंगे कहां पर, एक्स वाई डायग्राम पे। मतलब जो वर्टिकल एक्सिस होगी वहां पर हम लिखेंगे स्ट्रेस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी हमारी, उसको लिखेंगे स्ट्रेन, वही लिखा हुआ है। The increase in the length or elongation of the specimen depends upon the applied load. Graph is plotted with stress along vertical axis. जो स्ट्रेस होगी हम वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे, एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो स्ट्रेन होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे। दिस ग्राफ इज नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगली हम स्लाइड में देखने वाले हैं इसको। तो ये क्या बन जाएगा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने में काम करता है। ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, आर यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट इट इज लोडेड अंटिल इट ब्रेक्स। मतलब यहां पे जो आप देख रहे हैं कि जब हमने इस पर स्पेसिमेन पर लोड लगाया था, तो जब से लोड लगाना स्टार्ट करते हैं, लोड को इंक्रीज करते जाते हैं, जब तक ये फ्रैक्चर नहीं हो जाता, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, तो लोड लगाने से और ब्रेक होने तक जो मटेरियल का बिहेवियर है, इस मटेरियल का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, बात समझ में आ गई। तो देखिए वही चीज यहां पर लिखी गई है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वी कैन डिटरमाइन द मटेरियल्स प्रॉपर्टी। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हम डिटरमाइन कर सकते हैं, सच एज यील्ड स्ट्रेंथ हम पता लगा सकते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, और यंग्स मॉडुलस कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आरजीपी में आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, कि टेंसाइल टेस्ट के बारे में बताओ। नाउ नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हम इस वाली स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले भी एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आरजीपीबी में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है ये आपका स्ट्रेस वर्सेस हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ध्यान रखना, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप लोग देखते हैं भाई, जब आप एक्स वाई डायग्राम बनाते हैं, दिस इज योर एक्स वाई डायग्राम, अगर मैं बोलूं यार कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यही तो बोलते हो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एक लाइन आती है, बोलो यस और नो। तो यहां पर आप देखते हैं, अब यहां से मैं अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करूं तो आपको पता होगा y इज इक्वल टू mx, ये ऐसी इक्वेशन बनती है, और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होती है, यस और नो। तो y ये हो गया, x ये हो गया, और ये जो लाइन हुई बेटा, दिस इज y इज इक्वल टू mx। अरे यार बहुत ही बेसिक सा मैथमेटिक्स है, आइडिया होगा आपको इस चीज का। अब जो हम बात कर रहे हैं यहां पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, यानी कि y की जगह क्या है स्ट्रेस, और x की जगह क्या है यहां पे स्ट्रेन है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट अगर लोड अप्लाई किया किसी मेंबर पे, किसी मटेरियल पे, तो जो स्ट्रेस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लिखते हैं सिग्मा से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्ट्रेन। तो यानी कि y की जगह क्या आ गया, सिग्मा स्ट्रेस, और x की जगह क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया। क्योंकि जो y है वो x पर डिपेंड करता है, ये तो मतलब होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, और ये y फंक्शन जो है वो x फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन पर डिपेंड करती है, जब आप लोड अप्लाई करते हो तो पहले स्ट्रेन आती है और स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आती है। तो हमेशा याद रखना, जो स्ट्रेस है उसको y एक्सिस पे लेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे, और जो स्ट्रेन है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे, x एक्सिस पे लेंगे। अब देखो जरा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जैसे y डायरेक्टली, जैसे सिग्मा, जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, वैसे यहां पे सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। बोलो यस और नो। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां भी क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। और ये लिमिट कौन सी है, प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो ये केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही है। अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगाओगे प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर अंदर, तो ये क्या है, हुक्स लॉ यहां तक वैलिड रहेगा। ठीक है, अब जैसे y इक्वल टू एम एक्स आया था, तो यहां पर भी क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, y इज इक्वल टू, जिसको हम कैपिटल E से लिखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे m क्या है बेटा, दिस इज द स्लोप ऑफ एक्स वाई डायग्राम। यहां पर क्या है, m की जगह कैपिटल E है, तो कैपिटल E कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जैसे m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज y अपॉन x। तो m जो है वो स्लोप है एक्स वाई डायग्राम का, तो जो कैपिटल E है ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप। ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो समझ गए, तो हुक्स लॉ याद हो गया आपको, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट, ये डायग्राम बना दीजिएगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, एक स्ट्रेट लाइन आएगी प्रोपोर्शनल लिमिट तक, जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। यहां पे हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया कैपिटल E। अब ये जो कैपिटल E है, वेयर कैपिटल E इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल E को हम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे या यंग्स मॉडुलस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E है, that is the property of solid material, that is the property of solid material, it has the same unit as of the stress। भाई जो स्ट्रेन है इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही किसकी होगी, यंग्स मॉडुलस की यूनिट भी वही होगी। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वही यूनिट किसकी हो जाएगी बेटा, यंग्स मॉडुलस की हो जाएगी। अब ये जो कैपिटल E है, ये जो कैपिटल E है, कैपिटल E जो है ये स्लोप भी है, किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जो y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो m किसका स्लोप है, एक्स वाई डायग्राम का। तो जो कैपिटल E है यंग्स मॉडुलस, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप है। तो ये हुक्स लॉ हो गया, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट, ये मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दी। यहां पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E। तो आप कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप भी है। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग, यस माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ अगेन अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2013, 14, 15, 2023 और दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं इसको। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यहां पर मैंने ईयर्स डाल दिए हैं, अलग अलग ईयर्स में इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है। बोलता है ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो आपको यही डायग्राम बनाना है जो आप देख रहे हैं। एक बार पूछेगा क्या कि ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल पूछेगा तब भी आपको यही बनाना है। कई बार पूछता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाओ फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील भी क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल है, तो या तो माइल्ड स्टील बोलेगा या डक्टाइल मटेरियल बोलेगा, ठीक है, या फिर क्या बोलेगा, इलास्टिक मटेरियल बोलेगा। तो आपको क्या करना है, यही डायग्राम बनाना है माइल्ड स्टील का, क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए ये जो कर्व आप देख रहे हैं, जो कर्व की शेप है, जो कर्व बना है, ये कर्व अलग अलग बन सकता है अलग अलग मटेरियल के लिए। लेकिन आपको अपने सिलेबस के हिसाब से अगर करना है तो माइल्ड स्टील का है।
अलग अलग ईयर्स के अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखना, चाहे माइल्ड स्टील बोले, चाहे वो इलास्टिक मटेरियल बोले या डक्टाइल मटेरियल बोले, आपको ये डायग्राम बनाना है। लिखता इस तो डायग्राम बना दोगे और शेप कुछ इसी तरह की रखना बेटा, इसको चेंज करने की कोशिश मत करना। आइएगा देखते हैं। तो ये डक्टाइल मटेरियल के लिए लिख भी दिया है कि स्ट्रेस डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल बोले तो माइल्ड स्टील के लिए। तो इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं इसके, या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने होते हैं। देखो जरा यहाँ पे, ये 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट आएगा यहाँ पे पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, एंड इसके इस पॉइंट ए को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां लिख दिया मैंने प्रोपोर्शनल लिमिट ए। उसके बाद जो पॉइंट आएगा पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, और जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है आपका इलास्टिक लिमिट। अभी समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। ये हो गया। उसके बाद आता है पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या है बेटा, दिस इज द अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट सी। देन आएगा पॉइंट डी, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज डी। तो ये होगा अपर यील्ड पॉइंट, ये होगा लोअर यील्ड पॉइंट। और यहां पे एक पॉइंट आएगा कैपिटल ई, जिसको हमने लिखेंगे और जिसका नाम होगा क्या, कैपिटल ई का नाम आप यहां देख सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और लास्ट में आएगा ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल एफ से। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्चर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये डायग्राम बना कहां से बेटा, ये डायग्राम आता कहां से है, ये कर्व बना कैसे है, ये कर्व बना है आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, जब हमने माइल्ड स्टील को टेस्ट किया था। यहां पे मैंने आपको बताया था दिस वन। तो ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, इसको हमने टेस्ट किया इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। तो यहां से हमको जो डेटा मिला स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, लोड का और इलोंगेशन का जो डेटा मिलेगा हमको, वहां उसका यूज करके हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट्स बनाएंगे और एक कर्व बनाएंगे। तो इस तरह का हमको कर्व मिलेगा। अब एक एक करके ये समझ लेते हैं। पहली बात तो ये बात समझ में आ गई कि हमने जब लोड स्पेसिमेन को लगाया मशीन के ऊपर, तो लोड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो कुछ, और जब तक उसको लोड को इंक्रीज करना, तब तक वो फ्रैक्चर ना हो जाए, जब तक वो फ्रैक्चर ना हो जाए, ये टूट ना जाए, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहला हेडिंग डाल देंगे आप इसके अंदर, प्रोपोर्शनल लिमिट। ये सबसे पहले जो लिमिट आएगी कौन सी आएगी, प्रोपोर्शनल लिमिट। अप टू दिस लिमिट स्ट्रेस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ स्ट्रेन एंड मटेरियल ओबे द हुक्स लॉ। सबसे पहले भाई एक बात बताओ, पॉइंट ए यहां से लेकर के पॉइंट ए तक स्ट्रेस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब ये तो हमने हुक्स लॉ पढ़ा था अभी अभी, बोलो यस और नो। मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के ए तक जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन का लीनियर फंक्शन है। मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, उस तरह से। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो 0 से लेकर के a तक की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हुक्स लॉ वैलिड होगा। यहां से लेकर के केवल यहीं तक हुक्स लॉ वैलिड होगा। अरे यही तो है प्रोपोर्शनल लिमिट, जो मैंने वहां पर लिखा a, मैं यहां भी लिख देता हूं, जो हमारा पॉइंट a है, दिस इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। ये प्रोपोर्शनल लिमिट यहां पर आप देख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हुक्स लॉ क्या है, वैलिड है। अब क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो 0 से लेकर के a तक यहां पे इसका जो स्लोप रहेगा वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। वही लिखा है 0 टू a इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी एंड इट स्लोप रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। यहां से आपने देखा, यहां से आपने क्या देखा कि एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव करते हैं तो इक्वल टू का साइन जब आएगा तो कैपिटल ई आया था, अभी हमने हुक्स लॉ में देखा था। तो कैपिटल ई कितना हो गया यहां से, कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये जो कैपिटल ई है ये क्या है, इसका ये स्लोप है। यहां पर जो कैपिटल ई है दैट इज द स्लोप। और ये लाइन कैसी होगी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। 0 से लेकर के ए तक स्ट्रेट लाइन होगी, हुक्स लॉ ए तक वैलिड रहेगा। तो ये होगी आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट। और माइल्ड स्टील के केस में ए के जस्ट बाद पॉइंट आएगा बी, तो बी क्या है यहां पे, इलास्टिक लिमिट। और ए और बी जो है दोनों पॉइंट, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट, ए और बी ये है प्रोपोर्शनल लिमिट और बी क्या बेटा, इलास्टिक लिमिट। ये दोनों बहुत पास पास में होती हैं, बहुत पास पास में होती हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बुक में ऐसा बोल दिया जाता है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, हालांकि वो गलत है। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट, तो विच आंसर इज करेक्ट, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है केवल इलास्टिक लिमिट, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप कई बुक में आप देखते होंगे, है ना, एक कुंजी टाइप की भी चलती है आपके यहाँ पे आरजीपी में, तो वहां पर भी इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है, लेकिन वो ठीक नहीं है, गलत है।
आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब हमने पढ़ा था। देखो, जब हम मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, इस मटेरियल के ऊपर जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो लोड अप्लाई करने के बाद जब लोड को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाती है। मान लो आपने इस पॉइंट तक लोड अप्लाई किया और लोड को रिमूव कर दिया, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गई। जैसे ये स्पेसिमेन है ना, जैसे यहां पर ये स्पेसिमेन है, आपने इसके ऊपर लोड लगाया, लोड को हटाया, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गई। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचते हो और जैसे स्प्रिंग को छोड़ते हो वापस चला जाता है अपनी शेप में, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में। ऐसे ही क्या है कि जब माइल्ड स्टील है, आप लोड लगाते हो तो लोड को हटाने के बाद वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आएगा। और आपने लोड इंक्रीज किया, लोड हटाया, फिर वापस आ गया। भाई लोड को इंक्रीज करते जा रहे हो, रिमूव करते जा रहे हो, और बॉडी जो है, जो स्पेसिमेन है, वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आता जा रहा है। लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसके बाद लोड और ज्यादा इंक्रीज करोगे तो बॉडी या जो स्पेसिमेन है दैट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, उसके अंदर फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। तो यही मैं बात यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, और ए के बाद बी तक भी, पॉइंट बी तक, बी से पहले पहले अगर आप लोड को रिमूव करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी। लेकिन पॉइंट बी के बाद, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद, अगर आपने लोड को और इंक्रीज किया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगी, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। उसकी लेंथ जो इंक्रीज हुई थी वो इंक्रीज रहेगी, वो वापस चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो पॉइंट बी क्या है बेटा? पॉइंट बी क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल्स इज स्टिल एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। मतलब कि यार ये जो पॉइंट बी है, ये ऐसी लिमिट है, ये मैक्सिमम वो स्ट्रेस है, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, यहां पर दिखा दें हम, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है कि इसके अंदर अंदर बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस आ सकती है। पॉइंट बी के बाद ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस नहीं आएगी। देन उसके बाद आता है पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या है बेटा? दिस इज अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। और इसके बाद कौन सा पॉइंट है? पॉइंट डी है ये वाला, दिस इज लोअर यील्ड पॉइंट। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जब हम जीरो से चलना स्टार्ट करें, ए तक गए, बी तक गए और सी तक गए, तो सी तक अगर आप देख रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेस भी बढ़ रही है। मतलब लोड इंक्रीज करते जा रहे हो, डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। मतलब स्पेसिमेन को खींच रहे हो आप, लोड इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है। लेकिन एक पोर्शन ऐसा भी आता है कि जब आप लोड को इंक्रीज नहीं भी करोगे उसकी लेंथ इंक्रीज होती रहती है। तो वो है पॉइंट सी से लेके डी तक। आप देख सकते हो, देखो यहां पर स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेस भी बढ़ रही है, स्ट्रेस भी बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ रही है। लेकिन पॉइंट सी से लेकर के डी तक, पॉइंट सी से लेकर के डी तक स्ट्रेन बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ रही है। लोड इंक्रीज नहीं कर रहे फिर भी स्ट्रेन बढ़ रही है, फिर भी उसकी लेंथ बढ़ रही है। इसको बोलते हैं यील्डिंग फिनोमिना। ये जो सी से डी तक वाला जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को बोला जाता है बेटा यील्डिंग फिनोमिना, YIL, यील्डिंग फिनोमिना। क्या बोलेंगे इसको? यील्डिंग फिनोमिना। तो यील्डिंग कहां से स्टार्ट हुई? सी से, तो सी हो गया अपर यील्ड पॉइंट। और ये यील्डिंग कहां पे खत्म हुई? पॉइंट डी पर, तो ये हो गया लोअर पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट। ठीक है, तो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, बी के बाद बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द मटेरियल शो द कंसिडरेबल स्ट्रेन इवन दो देयर इज नो इंक्रीज इन लोड। अगर हम लोड को इंक्रीज नहीं भी करेंगे फिर भी उसके अंदर स्ट्रेन आ रही है। डिफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली रिकवरेबल, उसके बाद जो डिफॉर्मेशन है वो फुल्ली रिकवर नहीं होंगे। लोड को रिमूव कर दोगे फिर भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन रह जाएंगे। द बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज इनइलास्टिक, जो बिहेवियर होगा मटेरियल का वो इन इलास्टिक हो जाएगा, इलास्टिक नहीं रहेगा। इलास्टिक लिमिट के बाद इन इलास्टिक हो जाएगा। दिस फिनोमिना फ्रॉम सी टू डी इज कॉल्ड यील्डिंग। तो ये हो गया हमारा यील्डिंग वाला फिनोमिना, सी से डी। अब आप देख रहे हैं डी के बाद क्या हो रहा है? डी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? मटेरियल को मैक्सिमम स्ट्रेस तक ले जाने के लिए अब आपको और लोड अप्लाई करना पड़ेगा। अब होगा क्या कि सी से डी के बाद क्या होगा कि जो मटेरियल है वो ज्यादा हार्ड होने लग जाता है, मटेरियल ज्यादा हार्ड होने लग जाता है और उसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए, उसको ज्यादा डिफॉर्म करने के लिए आपको और ज्यादा लोड की जरूरत पड़ती है। यू आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लोड टू टेक द मटेरियल अप टू अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस आप देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट डी है, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, दिस इज व्हाट,
दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। यहां पर सिग्मा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इस पूरे कर्व के अंदर आप देख रहे हैं पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई पर स्ट्रेस कैसी है बेटा, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज व्हाट, मैक्सिमम। तो वही लिखा हुआ है यहां पर, आप देख सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहेंगे उसको। आफ्टर यील्डिंग हैज टेकन प्लेस, जब सी से डी तक, जब ध्यान देना सी से डी तक यील्डिंग हो गई तो मटेरियल गेट्स हार्ड, तो मटेरियल बिकम्स हार्ड, मटेरियल हार्ड हो गया। एंड इंक्रीज इन लोड इज रिक्वायर्ड, अब लोड को इंक्रीज करने की जरूरत है टू टेक द मटेरियल टू इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पे जब आप ले जाएंगे इसको तो ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा और उसको बोलेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। पॉइंट ई क्या बोलोगे, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ दिस कर्व एंड दिस पॉइंट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यस और नो। तो जो पॉइंट ई है इस कर्व में पॉइंट ई पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, आप देख सकते हैं, और इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। उसके बाद ई के बाद आप देख रहे हैं फिर से ई के बाद जो है तेजी से उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो लेंथ इंक्रीज होगी नेक फॉर्मेशन होगा और वो फ्रैक्चर हो जाएगा। अरे यस और नो, यहां पर आप देखो लेंथ इंक्रीज होगी, यहां पर नेक फॉर्मेशन होगा और ये फ्रैक्चर हो जाएगा। देखो नेक फॉर्मेशन हुई, उसका डायमीटर कम होगा, लेंथ तेजी से इंक्रीज होगी और क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो जहां पर ये फ्रैक्चर होता है, जिस पॉइंट पर ये फ्रैक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। अरे क्या बोलोगे उसको, पॉइंट एफ जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट है, फ्रैक्चर हो चुका है, वही यहां पर लिखा है ब्रेकिंग पॉइंट एफ। इन पोर्शन ई एफ, ई से एफ वाला जो पोर्शन है बेटा, ई से एफ वाला जो पोर्शन है, क्या हो रहा है यहां पे, देयर इज ए फॉलिंग ऑफ द लोड, लोड कम हो रहा है, मतलब स्ट्रेस क्या हो रही है, कम हो रही है, फ्रॉम द मैक्सिमम अंटिल फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। तो पॉइंट एफ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। द पॉइंट एफ इज नोन एज द फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब ये फ्रैक्चर पॉइंट कहलाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी वो कहलाएगी ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या कहलाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ये है फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी क्या कहलाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस या फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो ये जो आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ। ए है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद बी इलास्टिक लिमिट, सी अपर यील्ड पॉइंट, डी लोअर यील्ड पॉइंट, ई है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, एफ क्या है आपका फ्रैक्चर पॉइंट। आपको पूरा लिख दिया है यहां पे, प्रोपोर्शनल लिमिट समझा दिया है, पॉइंट टू पॉइंट, कोई बकवास नहीं, सीधा टू द पॉइंट आपको लिखा हुआ है ना, टू द पॉइंट आपको दिया गया है, ऐसे ही आप लिख के आएंगे, ऐसे ही आप बना के आएंगे। आप देख सकते हैं इलास्टिक पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, हर एक चीज को यहां पर मेंशन कर दिया। एक बार आप रीड आउट करेंगे तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स बनाए जाते हैं, आपके लिए मेहनत करी जाती है। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करें। अपना जो फीडबैक है, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के हमको एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। चलिएगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल, ये भी पूछ लेता है साथ में कि कास्ट आयरन के लिए डायग्राम बनाना है या ब्रिटल मटेरियल, बोले एक ही बात है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं दो चीजें, मैंने यहां पर आपको दो डायग्राम दिखाए थे यहां पे। तो ये था आपका डक्टाइल मटेरियल, यानी कि माइल्ड स्टील का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे नेक फॉर्मेशन होती है। ये है आपका ब्रिटल मटेरियल, यानी कि ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर का मैंने आपको डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो डक्टिलिटी क्या होती है, जो मटेरियल खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड, उसको खींच के। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं अगर उनको खींचते हैं तो वो खींचते नहीं है, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाते हैं। तो जैसे कास्ट आयरन उसका एग्जाम्पल है, जैसे चौक होती है, चौक को खींचोगे तो टूट जाएगी ना, कांच को खींचोगे तो टूट जाएगा ना, इसी तरह से कास्ट आयरन है। तो कास्ट आयरन में क्या हो रहा है बेटा, जैसे यहां तो नेक फॉर्मेशन होता है, खिंचता है, उसका डायमीटर कम होता है, दिखता है वो होता हुआ जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन जो फ्रैक्चर होता है यहां पे ब्रिटल मटेरियल में, ये सडन फ्रैक्चर हो जाता है, ये सडन फ्रैक्चर हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे तो डायमीटर कम होता हुआ दिख रहा है आपको, यहां पर डायमीटर कम ही नहीं हो रहा है, यहां पर डिफॉर्मेशन ही नहीं आते, यहां पर यील्डिंग ही नहीं आती है, यील्डिंग से पहले ही फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आप डायग्राम देख रहे थे अभी,
दिस वन। इसमें देखो यहाँ पर पहले प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, फिर यील्डिंग हुई, फिर इस तरह का कर्व चला। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं दिस वन इज व्हाट, दैट इज द कास्ट आयरन यानी कि ब्रिटल मेटल के लिए। तो इसका जो फ्रैक्चर है ये फ्रैक्चर पहले ही हो जाता है, इसका फ्रैक्चर पहले ही हो जाएगा विदाउट यील्डिंग। अरे इसमें तो ये पॉइंट देखने को मिल रहे थे ना, ये पोर्शन ही गायब हो जाएगा, ये डक्टाइल मेटल का जो पोर्शन है ये गायब हो जाएगा। यानी कि जो फ्रैक्चर यहां पे हो रहा है ये फ्रैक्चर इसका यहीं पे हो जाएगा यील्डिंग से पहले, यील्डिंग से पहले। ठीक है, तो फॉर ब्रिटल मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन नो एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, इसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होते ही नहीं है, ना के बराबर डिफॉर्मेशन होते हैं, बहुत कम डिफॉर्मेशन होते हैं। इज ऑब्टेन्ड एंड फेलियर अकर्स विदाउट यील्डिंग, वो जो यील्डिंग हो रही थी वहां सी पॉइंट पे, सी से डी तक, उससे पहले ही ये फ्रैक्चर हो जाता है, ये टूट जाता है। डक्टाइल मटेरियल्स गिव द इंडिकेशन बिफोर फेलियर, जो डक्टाइल मटेरियल है, जो माइल्ड स्टील का पहले कर्व बनाया था वो इंडिकेट करता है, वो दिखता है, उसका नेक फॉर्मेशन होता है। जबकि जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सडनली फेल हो जाते हैं विदाउट इंडिकेशन। जैसे ही आप टेंसाइल लोड लगाओगे फ्रैक्चर हो जाएगा। सो इस तरह से हमने ये टॉपिक्स बेटा आज पढ़ लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ही बेसिक लेक्चर था। टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। साथ ही साथ हमने ये बता दिया आपको ये टॉपिक्स जो है आरजीपीबी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पूरा कंटेंट आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर दिया करें। और क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट को क्रिएट करने में, आपको लगता होगा कि लेक्चर जो है आपको जो 1 घंटे का आधे घंटे का लेक्चर दिखता है उसके पीछे कई घंटे काम करना पड़ता है ना। कंटेंट को रिफाइन करना, टू द पॉइंट लिखना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना लैंग्वेज को, ताकि आपको रटना ना पड़े, चीज़ें याद हो जाएं आपको। ठीक है ना, उसके बाद जा करके कंटेंट फाइनल करके तब जा करके डिलीवरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ का उसमें हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का उसमें यूज़ करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो कि आरजीपीबी एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप जो लेक्चर है इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए बेटा, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।